नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है किस्मत। मेरा नाम दिव्या है। आज कई सालों बाद मैं अपने घर हमेशा के लिए जा रही थी। मैं अपनी भाभीयों के साथ रहना चाहती थी, अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी, अपने भाइयों के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन हर बार कोई न कोई समस्या आ जाती और मैं घर जाने से रुक जाती। पर इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं अपने घर जाऊंगी और वहीं रहूंगी। आखिर मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं था। मेरी उम्र 22 साल थी और मैं बिजनौर के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। लेकिन गांव में रहकर मैंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की थी और फिर पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर आ गई थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, अपने माता पिता के साथ रहना चाहती थी। मैंने अपना पूरा बचपन जिन माता पिता के साथ बिताया, उनसे सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से दूर हो गई थी। वैसे तो मैं पढ़ाई करने के बाद कोई नौकरी नहीं करना चाहती थी। मुझे बस पढ़ाई करने का शौक था और मेरे इस शौक को पूरा करने के लिए मेरे माता पिता और भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे बड़े भाई का नाम मोहित था और छोटे भाई का नाम अंगद। दोनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। बचपन से ही मैंने अपने घर में गरीबी देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब दोनों भाई मेहनत करते थे। पापा भी काम पर जाते थे। फिर धीरे धीरे मेरे भाई बड़े हुए और एक फैक्ट्री में काम करने लगे। वहां उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। मम्मी हमेशा दोनों भाइयों से यही कहती थी कि पैसे कम हैं और पैसे लाओ। मैंने हमेशा देखा कि मम्मी दोनों भाइयों से कहती थी कि घर में पैसों की जरूरत है। वह पापा से घर की जरूरतों के बारे में कभी कुछ नहीं कहती थी। अगर पापा का मन करता तो वह काम पर जाते और अगर उनका मन नहीं करता तो वह नहीं जाते। मम्मी ने कभी पापा से काम करने के लिए नहीं कहा। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। बचपन से ही मैं अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती थी। मैंने उन्हें मेहनत करते देखा था। उनके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे क्योंकि वह मेहनत का काम करते थे और रात को थककर चूर हो जाते थे। सोने के बाद उनकी आंखें सुबह ठीक से नहीं खुलती थीं क्योंकि उनके शरीर में बहुत थकान होती थी। मैंने देखा था कि मैं घर में यहाँ वहाँ खेलती रहती थी, लेकिन मेरे दोनों भाई बहुत छोटे होते हुए भी काम करने जाते थे। मेरे माता पिता ने उन्हें बचपन से ही काम पर लगा दिया था। गरीबी के कारण दोनों को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं सबकी दुलारी थी। मेरे माता पिता मेरी हर बात मानते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला दिला दिया। हमारे घर का खर्च मेरे दोनों भाइयों की कमाई से चलता था। जो भी पैसे वह कमाते मम्मी अपने हाथ में ले लेती। मैंने देखा था कि अगर दोनों में से किसी को बुखार हो जाता या कोई दिक्कत हो जाती तो भी माँ पापा उन्हें आराम नहीं करने देते थे, बल्कि सुबह जल्दी उठाकर काम पर भेज देते थे। इस तरह समय बीतता गया। हम तीनों भाई बहन बड़े हो गए। मेरे भाई बचपन से ही काम कर रहे थे। मेहनत की वजह से वे हर तरह के काम में निपुण हो गए थे। कोई भी कठिन काम वे आसानी से कर सकते थे। जब वे बड़े हुए तो उनकी मेहनत रंग लाई। वे बहुत पैसे कमाने लगे। उन्हें एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री में काम मिल गया, जहां दोनों अच्छी तनख्वाह पाने लगे। मेरे पापा अपनी मर्जी के मालिक थे। वह अपनी इच्छा से जीते थे। जब मैं घर पर थी तो मैंने मम्मी से कहा था कि आप कोई काम क्यों नहीं करती? देखो दोनों भाई कितना थक जाते हैं काम करके। मम्मी कहती थी, बेटा तू जानती है कि तेरे पापा ज्यादा काम नहीं करते। बेटा जितना तुम्हारे पापा काम करते हैं उतने ही पैसे लाते हैं। तुम्हारे पापा की हड्डियां अब बूढ़ी हो गई हैं और एक बूढ़े शरीर में जवान आदमी जैसी ताकत नहीं होती।
अब तुम्हारे दोनों भाई जवान हैं। जब तुम्हारे पापा उनकी उम्र के थे तब उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब क्या किया जाए, उनकी सेहत अब यह सब करने की इजाजत नहीं देती। मम्मी ने प्यार से समझाया। तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे अंगद और मोहित जैसे भाई मिले हैं। मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से घर संभाल लिया है और अब तो भगवान की दया से घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। पहले हमारा घर कितना टूटा फूटा और पुराना था, लेकिन मेरे इन दोनों बेटों ने अपनी कमाई से इस घर को कितना सुंदर बना दिया है। मम्मी की आंखों में अपने बेटों के लिए गर्व था। मेरे दोनों भाइयों के पास इतना समय नहीं था कि वे छुट्टी ले सकें। उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन मैंने देखा था कि मम्मी उनका बहुत ख्याल रखती थीं। जब वे रात को घर आते तो मम्मी उन्हें दिल भरकर खाना खिलाती। मेहनत के कारण दोनों भाई एकदम फिट थे। न तो उनके पेट निकले हुए थे और न ही वे मोटे थे। वे बहुत चुस्त और फुर्तीले थे। हाँ, पापा जरूर हमेशा घर में आराम करने की वजह से मोटे हो गए थे। उनका पेट निकल आया था और वे सारा दिन चारपाई पर बैठकर मम्मी से गप्पे मारते रहते थे। जैसे ही मैंने इंटरमीडिएट पूरा किया, मैं घर में बोर होने लगी। मम्मी ज्यादातर घर के कामों में व्यस्त रहती और पापा इधर-उधर की बातें करते रहते। मैं उनकी बातों से ऊब जाती थी। स्कूल खत्म हुए कुछ ही महीने हुए थे। मेरी सभी सहेलियों ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था और वे सब दिल्ली पढ़ने चली गई थी। मैंने सोचा कि मुझे भी वहां पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे भी जाना चाहिए। जब मैंने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, हमें नहीं चाहिए कि तू नौकरी करे, फिर पढ़ाई का इतना शौक क्यों? मैंने कहा, मुझे अपना शौक पूरा करना है। वैसे भी मैं घर में दिन भर बोर होती हूँ। मैंने बहुत जिद की, लेकिन माता पिता ने मेरी बात नहीं मानी। मैं उस दिन उदास होकर घर में बैठी थी जब दोनों भाई काम से लौटे। जब वे दोनों आते थे तो मुझसे देर तक बातें करते थे। वे कहते थे कि मुझसे बात करके उनकी पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है। लेकिन उस दिन मैं चुपचाप थी, इसलिए उनसे बात नहीं कर पाई। दोनों ने पूछा, क्या हुआ? हमारी बहन उदास क्यों है? आज तेरे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? तभी मम्मी ने बर्तनों की आवाज करते हुए कहा, आज तुम्हारी बहन को एक नया जिद सवार हुआ है। इसे शहर जाकर पढ़ाई करनी है। तुम लोग जानते हो कि दिल्ली कितनी दूर है। इसकी सहेलियों ने जो कह दिया, इसे भी वही करना है। लेकिन हम इसे अपने से दूर नहीं कर सकते। अंगद भैया बोले, हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। हम इसे अपने से दूर नहीं जाने देंगे। मैंने भाई से विनती की, भैया प्लीज माँ पापा को समझाओ कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मैंने आज तक आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा और पढ़ाई तो सभी के काम आती है। आप लोगों ने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, इसलिए आपको कुछ पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि कॉलेज लाइफ क्या होती है और स्कूल में पढ़ाई करना कितना मजेदार होता है। मेरी सारी सहेलियां मुझसे दूर चली जाएंगी। मैं भी उनके साथ दिल्ली में दाखिला लेना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मेरा एडमिशन करवा दो। मेरी इस छोटी सी फरमाइश पर दोनों भाइयों ने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने कहा, अगर हमारी बहन कुछ चाहती है तो हम उसकी मांग जरूर पूरी करेंगे। इस तरह मेरा दिल्ली में एडमिशन हो गया और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कर दी। वहां रहने के लिए मुझे हॉस्टल में एक कमरा भी मिल गया। लेकिन मैं अपने परिवार को बहुत याद करती थी। जब भी छुट्टियां होती, मैं 2 दिनों के लिए घर चली जाती और फिर वापस लौट आती। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मम्मी ने दोनों भाइयों की शादी पक्की कर दी है। मुझे दोनों लड़कियों की फोटो भेजी गई। मैंने जब दोनों होने वाली भाभियों की तस्वीरें देखीं तो वे मुझे बहुत पसंद आईं। लेकिन समस्या यह थी कि मम्मी ने दोनों भाइयों की शादी इतनी जल्दी तय कर दी कि मुझे घर आने का मौका ही नहीं मिला।
उन दिनों मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं अपने भाइयों की शादी में शामिल नहीं हो पाई। मेरे दोनों भाई बार बार कहते, अगर हमारी बहन नहीं आएगी तो हमारी शादी नहीं होगी। लेकिन मम्मी ने उन्हें समझाया, बहुत शौक था ना इसे शहर जाने का, अब जब वह हमसे दूर हो गई है तो यही सब होगा। वैसे मैंने भी भाइयों को समझाया था कि कोई बात नहीं, शादी तो सादगी से हो रही है, मैं बाद में अपनी भाभियों से मिल लूंगी। जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म हुए मैं तुरंत घर आ गई। मेरी दोनों भाभियां बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत थीं। मैं उनके साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन 2 दिनों से ज्यादा घर में रुक नहीं पाई। फिर मैं वापस यूनिवर्सिटी लौट आई। मेरे दोनों भाई भी अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश थे। घर का माहौल पूरी तरह से खुशी में डूबा हुआ था। मैंने देखा कि घर में भी बहुत बदलाव आ चुका था। दोनों भाइयों की एक साथ शादी हुई थी, इसलिए दोनों भाभियां भी बहुत खुश थीं। हर कमरे के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। मम्मी पापा अब ग्राउंड फ्लोर पर रहने लगे थे। मैं खुशी खुशी वहां से लौटी, लेकिन उसके बाद जब भी मैं भाभियों के साथ समय बिताने के लिए घर जाती तो मुझे लगता कि घर का माहौल बदल चुका है। शुरुआत में मेरी भाभियां मुझे बहुत खुशमिजाज लगी, लेकिन बाद में वे मुझसे कुछ बुझी बुझी सी दिखने लगी। मैंने सोचा कि शायद शादी के बाद लड़कियों को नए माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगता है। मैं घर में 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाती थी और जब कभी मैं मम्मी से फोन पर कहती कि मैं 1 हफ्ते के लिए आना चाहती हूँ, तो मम्मी कहती, पढ़ाई खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, घर की चिंता मत कर, तेरी भाभियां हैं न हमारी देखभाल के लिए। इसके साथ ही मम्मी ने मुझे एक और खुशखबरी दी। उन्होंने कहा, अब तेरे दोनों भाई अपनी खुद की कपड़ों की दुकान खोल चुके हैं और वह दुकान भी बाजार के बीचों बीच है। तेरे दोनों भाइयों की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि मेरे वे भाई जो पहले कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करते थे, अब खुद की दुकान चला रहे थे और अब पूरा मुनाफा उनका ही था। मैं हमेशा अपने भाइयों की सफलता से खुश रहती थी, लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी होती थी कि पहले मम्मी मुझे शहर आने से मना कर रही थी और अब जब भी मैं मम्मी से घर आने की बात कहती तो वह यही कहती, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बार बार यहाँ आने से पढ़ाई पर असर पड़ेगा। मुझे मम्मी की यह बात सुनकर गुस्सा आता और फिर मैं घर जाने की बात ही नहीं करती। अब जब से दोनों भाइयों ने अपनी दुकान खोल ली थी, वे भी मुझे पहले की तरह फोन नहीं करते थे और न ही मुझे घर बुलाने के लिए कहते थे। और पापा तो वैसे भी ऐसे थे कि जब तक मैं खुद उनसे बात न करूं वे मुझसे बात ही नहीं करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे याद किया हो या फोन किया हो। लेकिन इस बार मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैंने ठान लिया था कि मैं बिना बताए घर जाऊंगी और सबको यह सरप्राइज दूंगी कि मैं अब हमेशा के लिए घर आ रही हूँ। 3 साल लग गए मुझे बीकॉम पूरा करने में और इन 3 सालों में मेरे घर में बहुत कुछ बदल चुका था। गांव के लोग भी मुझे बहुत याद करते थे, यह बात मेरे भाई मुझे बताया करते थे। मुझे भी पता था कि वे मुझे याद करते थे क्योंकि मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। भैया अच्छे थे और भाभी भी अच्छी थी। जब मैं शादी के बाद घर जाती थी तो वे मेरा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन जब मैं शहर वापस आ जाती तो कोई भी मुझे फोन करके बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। भाभियों के इस बदले व्यवहार से मैं बहुत नाराज थी और मैंने ठान लिया था कि इस बार मैं घर जाकर सबसे बात करूंगी और जानूंगी कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है। जब मैं अपना सामान लेकर घर पहुंची तो मैंने सोचा कि मेरे घरवाले मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मम्मी के मुंह से जो पहला शब्द निकला वह थे, अरे इतनी जल्दी कैसे आ गई। मैंने कहा, मम्मी आपको नहीं पता कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मुझे और आगे नहीं पढ़ना। मम्मी ने कहा, बेटा तुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, अपने ही घर आने के लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा। तभी पापा बोले, अरे क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रही हो, अब जब आ गई है तो बस उसका ख्याल रखो।
पापा ने यह बात मम्मी की ओर देखकर कही। मैंने तुरंत पापा की ओर देखा और पूछा, पापा, ख्याल रखने का क्या मतलब? आखिर बात क्या है? पापा मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, अरे छोटी बहू, जरा देख कौन आया है, पानी लेकर आओ। तुम्हारी ननद आई है। थोड़ी ही देर में मेरी छोटी भाभी नव्या पानी की ट्रे लेकर धीरे धीरे मेरी ओर आईं। उन्होंने मुझे पानी दिया। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा मानो बेचारी नाज जाने कब से बीमार हो। मैंने तुरंत पूछा, भाभी आप इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हैं? आप ठीक तो हैं? वे पहले से काफी कमजोर लग रही थी। मम्मी ने इशारा किया और कहा, जरा देख तो, दाल चढ़ी हुई है, कहीं जल न जाए। भाभी चुपचाप चली गईं। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा तुझे सबको इतने दिनों बाद देखना अच्छा लग रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सब बदल गए हैं। मुझे अपना घर बहुत अच्छा लग रहा था। घर में मरम्मत का काम हुआ था। दोनों भाइयों के लिए अलग अलग कमरे बने थे और नई पेंटिंग भी हुई थी। इसी वजह से घर बहुत सुंदर लग रहा था। अचानक मेरी नजर नीचे की ओर गई, जहां सीढ़ियां एक कोने की ओर जा रही थी। मैं वहां जाने लगी, तभी पापा बोले, बेटा वहां जरूरी सामान रखने के लिए एक छोटी सी अलमारी बनाई गई है। मैंने तुरंत पूछा, मतलब तहखाना? पापा ने कहा, हाँ बेटा, दोनों भाई अपनी दुकान पर गए हैं। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन बड़ी भाभी चेतना कहीं नजर नहीं आई। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी चेतना भाभी कहाँ है? मम्मी ने कहा, बेटा वह आराम कर रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, अच्छा रुको, मैं उनके कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा तू अभी आई है, पहले थोड़ा आराम कर ले, फिर सबसे मिल लेना। रात हो गई थी और दोनों भाई घर लौटने वाले थे। जब भैया आए तो मैंने देखा कि दोनों भाभियां, चेतना भाभी और नव्या भाभी, मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने गौर किया कि चेतना भाभी भी बहुत कमजोर हो गई थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मैंने तुरंत पूछा, भैया क्या मेरी भाभियों को यहाँ खाना नहीं मिलता? दोनों कितनी कमजोर हो गई हैं। इस पर दोनों भाभियों ने कुछ नहीं कहा। भैया ने गहरी सांस ली और बोले, क्या करें? जिस दिन से ये दोनों घर आई हैं, तब से ही दवाइयों पर चल रही हैं। दोनों के शरीर में दर्द रहता है और माँ भी घर में इनसे बातें करती रहती हैं। हम इनसे ज्यादा काम भी नहीं करवाते, फिर भी पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मैंने कहा, यह तो बहुत अजीब बात है। आप लोग लापरवाही मत करो, दोनों भाभियों को शहर के अस्पताल ले जाकर सही इलाज करवाओ। इतने में मम्मी बोल पड़ी, अच्छा अब तू चुप कर। जब से आई है बस सवाल ही कर रही है। अब तू खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में जा और आराम कर। मम्मी की बात सुनकर मैं चुप हो गई। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे थे जब मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत उठी और बाहर आई। मैंने देखा कि नव्या भाभी फर्श पर बैठी थी। उन्होंने अपना सिर अपने घुटनों पर रखा हुआ था और जोर जोर से रो रही थी। उन्हें रोते देखकर मैं तुरंत उनके पास गई और कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? नव्या भाभी ने जैसे ही मुझे देखा, वे जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगी और बोली, कुछ नहीं स्नेहा, मैं नहीं रो रही थी, बस आंख में कुछ चला गया था। और तू इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई? जा अपने कमरे में और आराम कर, मैं भी जा रही हूँ। यह कहकर वे तुरंत अपने कमरे में चली गईं। लेकिन यह बात मुझे बहुत अजीब लगी। भाभी ने झूठ क्यों बोला? मैंने अपनी आंखों से उन्हें रोते देखा था, फिर भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वे रो नहीं रही थी। ऐसे कई दिन बीत गए। मुझे लग रहा था कि मेरी दोनों भाभियों के चेहरे से मुस्कान जैसे गायब हो गई थी। कभी सुबह सुबह बड़ी भाभी के रोने की आवाज आती तो कभी छोटी भाभी के।
लेकिन जब भी मैं पूछती कोई भी भाभी मुझे सच नहीं बताती कि वे क्यों रो रही हैं। एक दिन मेरे गांव की कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आईं। मैंने कई दिनों बाद उनसे मुलाकात की थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी। जब वे आईं तो दोनों भाभियां उनके लिए नाश्ता तैयार करने लगीं। मैं भी किचन में खड़ी थी और देख रही थी कि भाभियां कितने प्यार से सब कुछ बना रही थी। तभी अचानक चेतना भाभी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। गरम चाय पूरे फर्श पर फैल गई और कप टूटकर बिखर गए। चेतना भाभी घबराकर पीछे हट गईं और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप इतनी घबराइए मत, यह तो छोटी सी बात है। लेकिन तभी मम्मी की कड़ी आवाज सुनाई दी। उनका चेहरा सख्त था और आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, इन्हें समझना चाहिए कि मेहमानों के सामने काम कितनी सावधानी और सफाई से करना होता है। इस घर में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। मुझे मम्मी की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया पर बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी छोटी सी बात पर वे इतनी नाराज कैसे हो सकती थी। मेरी सहेलियों ने भी एक गहरी सांस ली और चुपचाप मेरी ओर देखा। उन्हें भी लग रहा था कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं, इसलिए वे थोड़ी देर बाद चली गईं। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उसने मेरा दिल दहला दिया। मम्मी ने बड़ी भाभी को बहुत बुरी तरह डांटा। वे उन्हें घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गईं और सीधा तहखाने में बंद कर दिया। मैंने यह सब हैरानी और डर के साथ देखा। मम्मी का इतना निर्दयी व्यवहार देखकर मैं सहम गई थी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने अब तक यह भी समझ लिया था कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो मम्मी मुझे जोर से डांट देंगी और मुझे चुप करा देंगी। सुबह मम्मी ने भाभी को तहखाने में बंद कर दिया और सख्ती से कह दिया कि कोई भी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, भाभी से इतनी छोटी सी गलती हुई है, आप उन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हैं? मम्मी की आंखों में गुस्सा था। वे बोली, जब से ये दोनों बहुएं इस घर में आई हैं, तब से घर का माहौल खराब हो गया है। आगे से अगर किसी ने ऐसी लापरवाही की तो उसके साथ भी यही होगा। मम्मी यह सब दूसरी भाभी नव्या भाभी को डराने के लिए कह रही थी। नव्या भाभी चुपचाप खड़ी थी, उनकी आंखों में डर था। मैंने यह सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मम्मी इतनी कठोर हो सकती हैं। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। मम्मी ने बड़ी भाभी को पूरे दिन तहखाने में बंद रखा। शाम तक मैंने सोचा कि शायद मम्मी ने उन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए बंद किया होगा, बाद में छोड़ दिया होगा। लेकिन जब रात में मैंने देखा कि भाभी उसी तहखाने से बाहर आईं, तो मुझे झटका लगा। भाभी सुबह से ही वहां बंद थी, उनकी हालत बहुत खराब थी। वे सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने देखा कि मेरी दोनों भाभियां दिन भर घर का काम करती रहती थी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि मैं घर की बेटी थी। मुझे अब असली फर्क समझ आ रहा था। अगले ही दिन फिर एक और घटना हुई। छोटी भाभी नव्या भाभी से रसोई अच्छी तरह से साफ नहीं हुई थी। जब मम्मी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने छोटी भाभी को भी तहखाने में बंद कर दिया। मैंने देखा कि कुछ घंटों बाद भाभी बाहर आईं और मम्मी भी उनके पीछे आईं। लेकिन इस बार मम्मी के हाथ में बहुत सारे पैसे थे। मैंने यह देखकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ। मम्मी ने भाभी को अपने दुपट्टे के कोने से एक गोली निकाल कर दी और कहा, इसे पानी के साथ निगल लो। भाभी ने बिना कुछ कहे गोली निगल ली। मुझे यह सब बहुत अजीब लगा। मम्मी ने मुझसे कहा था, तू इन सब मामलों में ज्यादा मत बोल। अगर तू ज्यादा सवाल करेगी तो मैं तेरा भी ब्याह कर दूंगी। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था। शादी तो एक न एक दिन मुझे भी करनी ही थी, लेकिन मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी समय से पहले कर दी जाए।
उन्होंने साफ कह दिया था कि वह ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगी और जल्दी से जल्दी मेरा ब्याह कर देंगी। मैं जानती थी कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन मम्मी की बातों में ऐसा डर था कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाती। बस चुपचाप देखती रहती कि इस घर में क्या हो रहा है। चेतना भाभी किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चली गईं। उनका शरीर कमजोरी से कांप रहा था। वे बिस्तर पर पड़ी और गहरी नींद में चली गईं। मैं परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर में चल क्या रहा है। इस तहखाने का राज क्या था? मुझे तो किसी को तहखाने में बंद करने वाली बात भी बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि भाभी लंगड़ा कर क्यों चल रही थी। क्या किसी ने उन्हें मारा था या फिर कुछ और हो रहा था? मम्मी ने मुझसे कह दिया था कि मैं जो कुछ भी देख रही हूँ बस चुपचाप देखती रहूं। अपने भाइयों को कुछ मत बताना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मम्मी की यह चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इस डर की वजह से मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। कई बार जब मैं आधी रात को उठती तो मेरे दिमाग में भाभियों के सूखे मुरझाए चेहरे बार बार घूमते। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर भाभी से कोई गलती हुई थी तो मम्मी ने उन्हें तहखाने से बाहर आने के बाद प्यार से कमरे में क्यों भेजा। अब एक नया सवाल मेरे मन में उठने लगा था। पापा हमेशा चौक में पड़ी चारपाई पर बैठे रहते। मम्मी उनके पास जाकर बैठती और दोनों धीरे धीरे कुछ फुसफुसाते रहते। वे किस बारे में बात करते थे? रात होते ही जैसे ही दोनों भाई घर लौटते भाभियां अचानक ठीक होने लगती। पूरे दिन कमजोरी और बीमारी का नाटक करने वाली भाभियां अचानक सीधी खड़ी हो जाती और ऐसे व्यवहार करने लगती जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह सब क्या था? हर रात जब मेरे भाई घर आते मम्मी मुझे मेरे कमरे में भेज देती। मेरा कमरा मम्मी के कमरे के बिल्कुल पास था, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे से सब कुछ देखने की कोशिश करती। एक दिन जब मम्मी घर पर नहीं थी, मैं किचन में दोनों भाभियों के साथ थी। यह एक मौका था जब मैं खुलकर कुछ पूछ सकती थी। मैंने छोटी भाभी से पूछा, भाभी उस दिन आप लंगड़ा कर क्यों चल रही थी? भाभी चुप रहीं। उन्होंने झुकी हुई नजरों से बस सिर हिलाया। मुझे महसूस हुआ कि वे कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। उनकी चुप्पी देखकर मैंने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ चुका था। फिर मैंने चेतना भाभी से भी यही सवाल 2-3 बार पूछा। पहले तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब मैंने उन्हें बार बार छेड़ा और परेशान किया तब उन्होंने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, तू इस घर की बेटी है, तू बहुत किस्मत वाली है दिव्या। उनकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था, डर था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हम तुझसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम नहीं चाहते कि तेरा भी वही हाल हो जो हमारा हो रहा है। मैं सन्न रह गई। भाभी ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, बस तू अब और कुछ मत पूछ। मेरे सारे सवाल भूल गए। भाभी का यह व्यवहार मुझे और परेशान कर गया। मैं भागकर अपने कमरे में चली गई। अब मेरा दिमाग बार बार उसी सवाल पर अटक रहा था, आखिर भाभियां लंगड़ा कर क्यों चलती हैं? तहखाने में उनके साथ क्या किया जाता है? मम्मी के इशारे पर वे इतनी चुपचाप क्यों रहती हैं? अब तो हर रोज मम्मी दोनों भाभियों के काम में कोई न कोई गलती निकालती और हर गलती की सजा तहखाने में बंद होने की होती। अगर घर में जरा सा भी धूल का कण दिख जाता तो कभी मम्मी बड़ी भाभी को तहखाने में भेज देती तो कभी छोटी भाभी को। फिर जब वे बेचारियां बाहर आती तो लंगड़ाते हुए चलती। यह सब देखकर मुझे अपनी भाभियों पर बहुत दया आती और मम्मी के प्रति नफरत बढ़ती जाती। अगर भूल के लिए सजा दी जा रही थी तो फिर तहखाने से बाहर आने के बाद उन्हें नींद की गोलियां क्यों खिलाई जाती थी? मेरे दोनों भाई अपने काम में इतने व्यस्त रहते कि उन्हें घर की कोई खबर ही नहीं रहती। वे सुबह सुबह दुकान पर चले जाते और रात को देर से लौटते।
बेचारों को कभी छुट्टी तक नहीं मिलती थी। घर में उनकी गैर मौजूदगी में भाभियां पूरी तरह चुप रहती। मम्मी चाहती थी कि जब भी भाई घर आएं तो मैं उनके सामने रहूं। वह मुझे हमेशा भाइयों के सामने भेजती, लेकिन जैसे ही भाई बाहर जाते मुझे कमरे में बंद कर देती और कहती कि आराम करो, बाहर मत निकलना। मेरा गुस्सा भी खत्म हो चुका था। भाभियों की तकलीफें देख देख कर मेरा गुस्सा कब बेपसी में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब तो हर दिन यही होता था। एक दिन छोटी भाभी से खाना जल गया। मम्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फिर से छोटी भाभी को तहखाने में बंद कर दिया। बड़ी भाभी को भी खूब डांट पिलाई और कमरे में भेज दिया। फिर खुद तहखाने के पास एक कुर्सी डालकर बैठ गई। मैं अपने कमरे में बैठी यह सब देख रही थी। मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। घर में ऐसा क्या चल रहा था जिसे मुझसे छिपाया जा रहा था। कुछ देर बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि छोटी भाभी जमीन पर बैठी रो रही थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उनका एक पैर हाथ में था और वे दर्द से कराह रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं उनका दर्द पहले से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया। वैसे भी भाई काम पर थे, ऐसे में उन्हें डॉक्टर के पास कौन ले जाता। मैं दौड़कर उनके पास गई और पूछा, भाभी क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपना मोबाइल दो, मैं अभी भाई को कॉल करती हूँ। पहले तो भाभी चुप रहीं, लेकिन जैसे ही मैंने भाई को फोन करने की बात की वे अचानक चौंक गईं और जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। यह तो मैंने पहले भी देखा था। ठीक यही हालत एक बार मैंने बड़ी भाभी की भी देखी थी। ऐसा क्यों हो रहा था? भाभियां भाई से इतना डरती क्यों थी? छोटी भाभी ने कहा, नहीं, किसी को फोन मत करना। मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। मुझे और जानने की इच्छा हुई। मैंने फिर पूछा, फिर क्या बात है भाभी, क्यों रो रही हो? मुझे लगा कि आज भाभी सब कुछ बता देंगी। मैं बहुत उत्साहित थी कि शायद अब सारा सच मेरे सामने आ जाएगा, लेकिन नहीं, भाभी ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वे कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा, भगवान करे तेरी किस्मत अच्छी रहे। कभी भी तुझे अपने ससुराल में वैसा दर्द न सहना पड़े जैसा हम सह रहे हैं। फिर उन्होंने एक और अजीब बात कही, अपने ससुराल में इतना अच्छा काम करना कि तुझे कोई सजा न दे सके। उनकी बातें सुनकर मैं और भी उदास हो गई। शायद भाभी सच कह रही थी। मम्मी उनके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही थी। मैंने भाभी को दिलासा दिया, भाभी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी का व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। वह शुरू से ही बहुत सख्त रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भाभी ने मेरी बात काट दी, नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, मैं मांझी की वजह से उदास नहीं हूँ। यह मेरी ही गलती थी। देखो ना, मैंने कितना खाना जला दिया। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, अब तो यह रोज का किस्सा बन गया था। हर छोटी मोटी गलती पर दोनों भाभियों को तहखाने में बंद कर दिया जाता। लेकिन असली सवाल यही था कि तहखाने में आखिर उनके साथ होता क्या था। मैंने भाभियों से कितनी ही बार पूछा, लेकिन दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर वे कुछ कह देती तो मैं उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन वे खुद नहीं चाहती थी कि मैं उनकी मदद करूं। इससे भी ज्यादा मुझे अपनी मम्मी समझ में नहीं आती थी। पहले वे गुस्से में भाभियों को डांटती, उन्हें तहखाने में बंद कर देती और जब वे बाहर आती तो उन्हें नींद की गोलियां देकर कहती, जाओ आराम करो। यह कैसी सजा थी? पहले मारना पीटना और फिर उसी को प्यार से दिलासा देना, यह सब बहुत अजीब था। अगर मैं मम्मी से कुछ पूछती तो वे मुझे ही डांट देती। पापा इतने कमजोर थे कि उनसे कुछ कहना बेकार था और भाई तो दिन रात काम में इतने व्यस्त थे कि उनके पास घर की बातों के लिए वक्त ही नहीं था। मैं चाहती थी कि मम्मी कभी मेरे पास बैठें, मुझसे बातें करें, लेकिन उन्होंने मुझे भी भाइयों की तरह हमेशा दूर ही रखा। पर अब मैं यह सब और सहन नहीं कर सकती थी।
मुझे तहखाने का सच जानना ही था। इसके लिए मैंने एक योजना बनाई। एक दिन जब मैं अपनी भाभियों के साथ रसोई में थी, तब मैंने जानबूझकर अलमारी से कुछ कांच के गिलास गिरा दिए। उनके टूटने की आवाज से मम्मी तुरंत रसोई में आ गईं। मैंने झट से बड़ी भाभी की तरफ इशारा किया और कहा, मम्मी देखो, भाभी ने नए गिलास तोड़ दिए। बड़ी भाभी डर गईं। उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा। मम्मी गुस्से से तिलमिला उठीं। उन्होंने तुरंत बड़ी भाभी का हाथ पकड़ लिया। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उनका पूरा शरीर डर से कांप उठा। मम्मी ने भाभी को घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले जाना शुरू किया, लेकिन छोटी भाभी भी डर से सिहर रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी सजा है जिससे ये लोग इतना डरती हैं। आज मुझे यह रहस्य पता लगाना ही था। मम्मी तहखाने के पास पहुंच गईं, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने चाबी लाना भूल गई हैं। उन्होंने बड़ी भाभी को वहीं खड़ा रहने को कहा और खुद चाबी लेने चली गईं। यही मौका था। मैंने बिना समय गंवाए बड़ी भाभी का दुपट्टा खींच लिया। भाभी घबरा गईं और फुसफुसाकर बोली, स्नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने धीमे से कहा, तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताते तो मैं खुद तहखाने के अंदर जाकर देखूंगी कि वहां क्या होता है। मैंने जानबूझकर गिलास गिराए, लेकिन तुम्हें सजा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि आखिर अंदर होता क्या है। मैंने दुपट्टा अपने सिर पर डाल लिया, क्योंकि उस दिन मैंने भाभी से मिलते जुलते कपड़े पहने थे। मेरा इरादा था कि मम्मी मुझे भाभी समझकर अंदर भेज दें, लेकिन भाभी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने झट से दुपट्टा मेरे सिर से खींचा और फिर से खुद ओढ़ लिया। वे गुस्से में फुसफुसाईं, अगर सच जानना चाहती हो तो तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप मेरा पीछा करो और खुद देख लो। तभी मम्मी वापस आईं। उन्होंने ताले की चाबी निकाली और तहखाने का दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने भाभी को अंदर भेजा, मैंने झट से पास रखा एक गमला नीचे गिरा दिया। आवाज सुनकर मम्मी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। इसी बीच मैंने भी तुरंत पीछे घूमकर खाने के स्टोर रूम की आड़ ले ली। मम्मी का ध्यान गमले पर था, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाईं। जैसे ही भाभी अंदर गईं, मैं भी उनके पीछे पीछे तहखाने में घुस गई। मम्मी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सामने कुछ सीढ़ियां थी जो नीचे तहखाने तक जाती थी। मैं और भाभी धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही मेरे सामने एक बड़ा सा पर्दा दिखा। भाभी ने धीमे से कहा, यहीं खड़ी रहना और चुपचाप सब देखना। अब तुम्हें खुद ही सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अंदर मत आना। मैं पर्दे के पीछे छुप गई और आंखें चौड़ी करके देखने लगी। जैसे ही भाभी अंदर गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर से मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक मैंने देखा कि वहां का दरवाजा एक तरफ खिसकने लगा। मेरे सामने एक भव्य कमरा था जिसमें महंगा कालीन बिछा हुआ था। चारों ओर कई आदमी और लड़के जमीन पर आराम से टेक लगाए बैठे थे। उनके हावभाव से साफ पता चल रहा था कि वे इस जगह के अभ्यस्त थे। थोड़ी देर बाद एक लड़की मेरी भाभी को वहां से उठाकर एक और कमरे में ले गई। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही भाभी वापस आईं, लेकिन अब वे पहले जैसी नहीं लग रही थी। उन्होंने एक भारी लहंगा पहन रखा था, गहनों से सजी हुई थी और पूरा मेकअप किया गया था। वे एक दुल्हन की तरह सुंदर लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में जो दर्द था उसे मैं साफ देख सकती थी। फिर अचानक कमरे में संगीत बजने लगा। वह गाना था जिस पर मेरी भाभी को नाचना था। भाभी ने धीरे धीरे नाचना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी चाल तेज होती गई। वहां बैठे आदमी ताली बजा रहे थे, सीटियां मार रहे थे और उनकी तरफ पैसे उछाल रहे थे। मैं पर्दे के पीछे से ये सब देख रही थी और अंदर ही अंदर कांप रही थी। भाभी ने पूरे 3-4 घंटे तक नृत्य किया। मैं वहीं खड़ी अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे।
मेरी अपनी भाभी इस तरह अन्याय सह रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। काफी देर बाद वहां बैठे आदमी एक एक करके जाने लगे। जाने से पहले हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे छोड़कर जा रहा था। मेरी भाभी इतनी थक चुकी थी कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जब मम्मी ने तहखाने का दरवाजा खोला तो भाभी बाहर निकली, लेकिन उनका चलना मुश्किल हो रहा था। वे दर्द से कराह रही थी और लंगड़ाते हुए बाहर आईं। अब मुझे समझ आ गया था कि वे हमेशा दर्द में क्यों रहती हैं, उनकी तबीयत हमेशा खराब क्यों रहती है। मैं भी धीरे से तहखाने से बाहर निकल आई और अपने कमरे में चली गई। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरे घर में इतना बड़ा गुनाह हो रहा था और मैं अब तक अनजान थी। यह सब सोचकर मेरा कलेजा फटने लगा, पर मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और जानती थी कि अन्याय सहना भी पाप होता है। अब यह सब बर्दाश्त के बाहर था। मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी कि मेरे दोनों भाई इन सब बातों से अनजान थे। वे तो अपनी पत्नियों को खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मम्मी जो कर रही थी वह पूरी तरह से गलत था। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और कहा, आप लोग खुद आकर देखें, हमारे घर की तलाशी लें। अगले दिन सुबह पुलिस हमारे घर पहुंच गई। उस समय छोटी भाभी की बारी थी और उन्हें रसोई में बंद किया गया था। जैसे ही पुलिस ने घर पर छापा मारा, तहखाने में मौजूद सभी आदमी पकड़ लिए गए। मेरे मम्मी पापा भी गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि वे इस घर के मालिक थे। मेरे दोनों भाई उस समय घर पर नहीं थे। मम्मी और पापा हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि पुलिस को कैसे पता चला। जब पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जा रही थी तब वे चिल्ला रहे थे, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, यह सब हमारी बहुओं का किया धरा है। मेरी दोनों भाभियां बुरी तरह डर गई थी। तभी मैं आगे आई और पुलिस से कहा, इन्हें यहाँ बुलाने वाली मैं हूँ। पुलिस को मैंने बुलाया है। मम्मी और पापा ने जब ये सुना तो उनके होश उड़ गए। मम्मी और पापा के चेहरे पर गहरा सदमा था। वे हतप्रभ थे क्योंकि उन्हें अपनी ही बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मम्मी ने गुस्से में कहा, तूने ये क्या किया दिव्या? तूने अपनी ही माँ बाप को जेल भिजवाने के लिए पुलिस को बुला लिया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, हाँ मम्मी, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं जान चुकी हूँ कि भाभियों के साथ इस तहखाने में क्या होता था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मेरे माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और जब लोगों को यह पता चला कि उन्हें किस अपराध में पकड़ा गया है तो सभी दंग रह गए। पूरे गांव में फुसफुसाहट होने लगी। लोग हमारी तरफ देखने लगे जैसे हम अजनबी हों। पुलिस अभी भी हमारे घर पर थी और इस खबर ने मेरे दोनों भाइयों के दुकान तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वे तुरंत दुकान बंद करके घर की ओर भागे। घर पहुंचते ही दोनों भाई घबराए हुए पुलिस वालों से पूछने लगे, हमारे माता पिता को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? मैंने आगे बढ़कर कहा, भैया, जो कुछ भी आपकी पत्नियों के साथ हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि मम्मी ने ही किया है। मेरी बात सुनकर दोनों भाई सकते में आ गए। उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। बड़े भैया ने गुस्से में कहा, तुझे हो क्या गया है दिव्या? तुझे माँ के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? और पुलिस को इसमें घसीटने की जरूरत ही क्या थी? मैंने भैया की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो खुद भाभियों से पूछ लीजिए। बड़े भैया की नज़र जब अपनी पत्नी पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन भाभी ने सिर झुका लिया। मैंने आगे कहा, भाभी, अब और कब तक चुप रहोगी? अब समय आ गया है कि तुम अपनी चुप्पी तोड़ो और सबको सच्चाई बताओ। मम्मी गुस्से में चिल्लाने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब झूठ है। पुलिस ने वहां मौजूद उन आदमियों से पूछताछ की जो भाभियों का नाच देखने आए थे। उनमें से एक आदमी ने कहा,
साहब, हम यहाँ सालों से आते रहे हैं। ये औरत ही है जो हमें यहाँ बुलाती थी और इन लड़कियों का नाच दिखाती थी। हम यहाँ पैसे देकर इनका तमाशा देखते थे। उनकी बात सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे भैया तो चौंक कर वहीं बैठ गए, जबकि बड़े भैया लड़खड़ाते हुए मम्मी की तरफ बने और धीरे से बोले, माँ, आपने हमारे पत्नियों के साथ ये सब क्यों किया? फिर उन्होंने पापा की ओर देखा और कड़े स्वर में पूछा, और पापा, क्या आपको इस बारे में पता था? पापा ने सिर झुका लिया। अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, हमें जो पूछना था हमने पूछ लिया, अब हमें इन्हें ले जाना होगा। तभी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, बेटा, हमें माफ कर दो। हम लालच में पड़ गए थे। कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, और जब एक बार किसी को लालच की लत लग जाती है तो वह उसमें और गहरे धंसता चला जाता है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा, उसने हम तीनों भाई बहनों के होश उड़ा दिए। मम्मी ने सिर झुकाते हुए कहा, असल में तुम दोनों हमारे बेटे नहीं हो। उनका ये कहना था कि हमारे चेहरों का रंग उड़ गया। हम तीनों हक्के बक्के रह गए। छोटे भैया कांपती आवाज में बोले, माँ, आप क्या कह रही हैं? पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, ये सच है। शायद अगर तुम हमारे अपने बेटे होते तो हम तुम्हारी पत्नियों के साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन तुम हमारे खून नहीं हो। मेरी रूह कांप गई। पापा ने आगे कहा, बहुत साल पहले हम अपने गांव में रहते थे। हम बहुत गरीब थे। एक दिन मैंने गांव के एक आदमी की जेब से 1 रुपया चुरा लिया। गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा। उन्होंने मुझसे पैसे भी छीन लिए और हमें सजा दी गई कि हमें अपना घर और गांव छोड़ना होगा। सरपंच ने हमें गांव से निकाल दिया। उनके इन शब्दों ने हम तीनों भाई बहनों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच उजागर कर दिया। पापा ने अपनी कहानी खत्म की और एक गहरी सांस ली। कमरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। मम्मी और पापा दोनों सिर झुकाए खड़े थे, मानो उन्हें अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी। बड़े भैया ने कांपती आवाज में कहा, तो इसका मतलब हम आपकी औलाद ही नहीं हैं? पापा ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ बेटा, तुम दोनों हमारी सगी औलाद नहीं हो। हमने तुम्हें सड़क से उठाया था, तुम्हें भीख मंगवाई, तुमसे मजदूरी करवाई, और फिर जब तुम बड़े हुए तो सोचा कि तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हारी पत्नियों से भी फायदा उठाया जाए। छोटे भैया के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने गुस्से में पूछा, और दिव्या, वो तो आपकी सगी बेटी है ना? मम्मी ने धीरे से कहा, हाँ, दिव्या हमारी अपनी बेटी है, लेकिन हमने कभी उसे इस काम में नहीं डाला। बड़े भैया की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। शायद वह सोच रही थी कि अगर सच सामने आ भी गया तो क्या उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी हो पाएगी। मैंने मम्मी को देखा और पूछा, मम्मी, आपको कभी पछतावा नहीं हुआ? आप कैसे एक औरत होकर दूसरी औरतों पर ऐसा जुल्म कर सकती थी? मम्मी की आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, पछतावा? हाँ, अब हो रहा है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बड़े भैया ने धीरे से कहा, पुलिस अधिकारी साहब, हमें अब इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आप इन्हें ले जाइए। हमारे लिए ये लोग मर चुके हैं। छोटे भैया ने भी सिर झुका लिया और फूट फूट कर रोने लगे। पुलिस ने मम्मी पापा को हथकड़ी पहनाई और उन्हें गाड़ी में बैठाने लगी। मम्मी ने एक बार मेरी तरफ देखा और कहा, तूने अपनी ही माँ बाप को जेल भिजवाया दिव्या? मैंने कड़े स्वर में जवाब दिया, आप कभी मेरे माँ बाप थे ही नहीं। माँ बाप तो अपने बच्चों को सहारा देते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। पुलिस की गाड़ी घर से दूर चली गई, लेकिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पूरे गांव के लोग अब भी बाहर खड़े थे, हमें देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कुछ कहने को शब्द नहीं थे। बड़े भैया ने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा,
अब से तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं वादा करता हूँ कि अब से कोई भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगा। छोटे भैया भी अपनी पत्नी के पास गए और कहा, अब से हम एक नया जीवन शुरू करेंगे जिसमें कोई लालच, कोई धोखा, कोई दर्द नहीं होगा। मैंने आकाश की ओर देखा। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन क्या वास्तव में यह अंत था या किसी नई शुरुआत का संकेत? अब सब कुछ बदल चुका था। जो घर कभी दर्द और डर से भरा हुआ था, वहां अब सुकून और प्यार था। मम्मी पापा के जेल से लौटने के बाद भी हम सभी के दिलों में पुरानी यादों का दर्द था, लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया। आखिरकार जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। बड़े भैया और छोटे भैया ने एक नई शुरुआत की। दोनों भाभियां अब पहले से ज्यादा खुश थी। अब उनके चेहरों पर वो डर नहीं था जो पहले हमेशा छाया रहता था। वे अब अपने अधिकार के साथ घर में रहती, हंसती, बोलती और अपने जीवन का आनंद लेती। मुझे भी मेरे भाइयों ने बड़े प्यार से विदा किया। उन्होंने मेरी शादी एक अच्छे परिवार में करवाई, जहां मुझे बहुत स्नेह और सम्मान मिला। जब मैं ससुराल आई तो मुझे एहसास हुआ कि एक औरत के लिए उसका सम्मान कितना मायने रखता है। मम्मी और पापा ने भी अब अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था। वे पहले जैसे नहीं रहे। अब वे अपने बेटों और बहुओं के साथ मिलकर एक अच्छा जीवन बिता रहे थे। लालच और अपराध ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था और वे अब सिर्फ अपनी संतान के सुख में ही खुश रहते थे। इस पूरी घटना ने मुझे यह सिखाया कि सच को जितनी भी देर से स्वीकार किया जाए, लेकिन वह अपनी ताकत कभी नहीं खोता। गलत चीजों को सहने से वे बढ़ती हैं, लेकिन उनके खिलाफ आवाज उठाने से दुनिया बदल सकती है। मैंने देखा कि प्यार खून के रिश्तों से नहीं बंधा होता, बल्कि वह उन एहसासों से बनता है जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं। मेरे भाइयों ने यह साबित कर दिया कि सगे होने से ज्यादा जरूरी है अपने रिश्तों को निभाना और उनका सम्मान करना। रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जहां प्यार, सम्मान और सच्चाई होती है, वहीं असली परिवार होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।